हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि डीएम के अंदर इतना ज़्यादा ईगो क्यों होता है। हमारे अंदर तो ईगो होता नहीं, तो वो कहाँ से हमें मिरर कर रहे होते हैं, या हम अपने अंदर ईगो आखिर हील करें तो कैसे। हमें दिखाई देता है हमेशा डीएम का ईगो, हम कभी भी अपने अंदर के ईगो को फाइंड नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं अपने अंदर के ईगो फाइंड नहीं कर पाती थी। डीएम के अंदर तो ईगो ही ईगो दिखता है ना, हर किसी को दिखता है, क्योंकि ईगो ऐसी चीज़ है, ये हमारे अंदर का बहुत एक बड़ा इशू है। कभी हम खुद को जज नहीं कर पाते, मतलब अपने अंदर कमियां फाइंड करना समझ लीजिए काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये क्वेश्चन आया है मेरे पास कि मैम डीएम के अंदर इतना सारा ईगो क्यों होता है, हम इस ईगो को अपने अंदर कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और ये एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो ये इसका पार्ट 1 है। आज के वीडियो में मैं आपको ईगो होता क्या है, आपके अंदर कहाँ है, ईगो के कितने टाइप होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ईगो होता क्या है और आपके अंदर ईगो कहाँ है। जब आप ये जानेंगे तभी इस ईगो को आप अपने अंदर से हील कर पाएंगे, तभी तो आपके डीएम आपको ईगो मिरर करना बंद करेंगे। देखिए, ईगो ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, जो हो सकता है कि जब कोई कमी निकालता है तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो मैं यहाँ पे खुद से अपने कोई थॉट नहीं रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँगी एक बुक की हेल्प लेने वाली हूँ। इस बुक में ईगो के बारे में सारी डिटेल से बताई गई है सारी चीज़ें। ईगो के 11 फ्लेवर यहाँ पे बताए गए हैं, 11 टाइप बताए गए हैं और उसको पूरा डिस्क्राइब करा गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस बुक की हेल्प से। बुक का नाम है जीवन एक उत्सव और ये ऋषि नित्य प्रज्ञा द्वारा लिखी गई है। ईगो के जो 11 फ्लेवर इन्होंने बताए हैं, इसका स्क्रीनशॉट करके इस बुक का मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वीडियो में, और आपको एक एक करके सारा 11 टाइप एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आप अपने अंदर ईगो कहाँ है वो फाइंड कर पाएंगे और आपको पता लगेगा कि आपको कौन से अपने ईगो के पार्ट को हील करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके डीएम का ईगो शटर होगा। इस बुक से मैंने ईगो के बारे में काफ़ी कुछ जाना था, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, जब मुझे पता नहीं था कि ईगो क्या होता है एग्जैक्टली। तो बहुत सारा सेल्फ डिफेंस में, या फिर होता है ना कि हम अपने आप को, या अगर ईगो के बारे में आपको नहीं पता है तो ये सारी गलतियाँ करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं जब आपको समझाऊंगी तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि हम जाने अनजाने ये सारी गलतियाँ करते हैं। ये सारा ईगो हमारे अंदर होता ही होता है, तो हमें पता नहीं होता कि ये ईगो है, बट ये ईगो का ही फ्लेवर होता है। तो इस बुक से मुझे ईगो को जानने में और अपना ईगो शटर करने में काफ़ी हेल्प मिली। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा कुछ ईगो ख़त्म हो गया, क्योंकि हर कोई 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। और जब आप ईगो पे काम करना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आप एक बार में ही कर जाएंगे, इसमें आपको टाइम लगेगा। धीरे धीरे करते करते आप सारी चीज़ें अपने अंदर से ओवरकम कर लेंगे। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं एक एक ईगो का टाइप आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और आप देख लीजिएगा कि ये ईगो कहाँ है आपके अंदर और आपको किस पे काम करने की ज़रूरत है। तो टाइप नंबर 1, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को बड़ा दिखाने की प्रवृत्ति। इस टाइप का ईगो जिसके अंदर होता है वो अपने आप को हमेशा दूसरों से बड़ा दिखाने के प्रयत्न में लगा रहता है, और जब उसके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो उससे भी बड़ा हो, या उसके फ्रेंड सर्कल में या आसपास ऐसे कुछ उससे ज़्यादा ऊंचे लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा सा लो फील करने लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, या फिर जेलसी फील करने लगता है, उसका ईगो हर्ट होने लगता है। तो ये टाइप का भी एक ईगो होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे। क्योंकि आप कितने भी महान हों, कितने भी बड़े हों, या आप कितने भी ज्ञानी बन जाएं, आपसे भी बड़ा ज्ञानी यहाँ पे कोई अवेलेबल होता है। आप कितने भी ज़्यादा अमीर हो, अगर आपको अमीरता का घमंड है तो आपसे भी बड़ा कोई आएगा। कितने भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई ना कोई आएगा, जिसको फेस जब आप करेंगे, तो अगर ये वाला ईगो आपके अंदर है तो वहाँ पे आपका ईगो हर्ट होने लगेगा। आप उससे सीखने के बजाय उससे जलने लगेंगे, या फिर और सारी चीज़ें उसको नीचे गिराने की कोशिश करने लगेंगे, या अपने आप को वहाँ पे बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे और अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ईगो टाइप नंबर 2, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वही है
सेम जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आपके अंदर है तो ये इससे जुड़ा हुआ है कि अगर हमसे कोई ऊंचा आ जाता है तो हम गिल्ट फील करते हैं या लो फील करते हैं, उसके सामने कॉन्फिडेंस की कमी हमको लगने लगती है, अननेसेसरी जेलसी वगैरह फील होती है, मतलब अपने आप को कम समझना। और यही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आप में ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग आप पे कंट्रोलिंग बिहेव करने लगते हैं, अनायास ही लोग आपको परेशान करने लगते हैं, लोग आप पे हावी होने लगते हैं और आपको लगता है कि मैं तो अच्छी हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो फिर लोग मुझ पे हावी क्यों हो रहे हैं। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला ईगो होता है। देखिए, आज के वीडियो में सारा ईगो का फ्लेवर, ईगो का टाइप मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। यहाँ पे इसको हील कैसे करना है, इसको अपने अंदर से हटाना कैसे, इसके लिए क्या टूल्स एंड टेक्निक आपको अप्लाई करना चाहिए, इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे ये 11 टाइप है तो इसी को डिस्क्राइब करने में ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ईगो का टाइप नंबर 3, गिल्ट। खुद को कोसने की जो आदत होती है, खुद की कमियां हद से ज़्यादा निकालने की जो आदत होती है, उसको गिल्ट बोलते हैं। खुद को कोसना गिल्ट होता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हर किसी के अंदर होती हैं, तो आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। रियलाइज़ करने के बाद आप अपने आप को रोकने का प्रयास करें, यही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील ना करें, बस इसको ठीक करने का, इसको रोक के रखने का प्रयास हमेशा करते रहें। टाइप नंबर 4, विक्टिम मेंटालिटी। खुद को असहाय समझकर दूसरों को कोसना, ये होता है विक्टिम मेंटालिटी। मतलब मैं तो बहुत असहाय हूँ या मैं तो बेचारी हूँ और लोग मुझे परेशान करते रहते हैं, लोग ही मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लोग ही मेरे साथ गलत बिहेव करते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है तो लोगों की वजह से हो रहा है। ये सारी विक्टिम मेंटालिटी है और ये भी एक ईगो का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट 5वां, डिफेंसिव टेंडेंसी यानी बचाव की प्रवृत्ति। स्क्रीन पे दिख रहा है सारे ईगो के वो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, तो जिसको भी लिखना हो वो लिख सकता है। तो डिफेंसिव टेंडेंसी, जब हमारी कहीं निंदा हो रही हो, जब कोई हमारी शिकायतें कर रहा हो, जो कोई हम पे आरोप लगा रहा हो, वो सारे हमको झेलने अगर पड़ रहे हों, तो उस वक्त जो हमारे अंदर अहंकार की भावना जागृत होती है कि बस अपने बचाव में हम इसको कुछ भी बोल दें, तो उस वक्त जो आपके अंदर ईगो एक जनरेट होता है, क्रिएट होता है, वो होता है डिफेंसिव टेंडेंसी वाला टाइप का ईगो। अब आप कहेंगे कि क्या फिर हम अपना बचाव भी ना करें? इन सारी चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी होता है। इसमें लेखक ये कहते हैं कि जब हम डिफेंसिव टेंडेंसी में आ जाते हैं तो हम खुले मन से किसी की बात सुन के उसको ग्रहण नहीं कर सकते और समाधान करने के बजाय हम अपने आप के बचाव में लगे रहते हैं। और कई बार इस बचाव की प्रवृत्ति में हम ऐसे कुछ गलत भाषाएं बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। जब डिफेंसिव टाइप का ईगो हमें ड्राइव कर रहा होता है तो उस वक्त हम समाधान के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बचाव के बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि ये गलत है, यहाँ पे हमको इसमें बैलेंस बनाना चाहिए। डेफिनेटली थोड़ा बहुत बचाव करना चाहिए बट इसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। आपका सोचना समझना और उसके हिसाब से रिएक्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइप का ईगो है अलूफनेस, सबसे अलग थलग रहना, अकेले रहने की प्रवृत्ति। मतलब समाज से दूर, अकेलापन, अकेले में रहना कि मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले खुश हूँ। इस टाइप का ईगो जिनके अंदर होता है, जिससे ये प्रभावित होते हैं, उनके अंदर लोनलीनेस बढ़ता है, निष्क्रियता बढ़ती है, उत्साह नहीं होता है, ठीक है, एक अजीब सा लोगों से घुलने मिलने का मन नहीं करता है या ज़्यादा घुलना मिलना ही नहीं चाहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में राइटर कहते हैं कि इस ईगो से ग्रसित जो लोग होते हैं वो ना किसी को अपना बना पाते हैं, ना उत्साहित रह पाते हैं, ना किसी के लिए उपयोगी हो पाते हैं, ना जीवन की विविधताओं का आनंद ले पाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे को सहारे, एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे के लिए उपयोगी होते हुए बहुत सरलता से जीवन व्यतीत कर सकता है। बट अगर आपके अंदर इस टाइप का ईगो के कि आपको लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों से कट कट के रहने की आदत है, तो आप उनकी ज़रूरत को अनदेखा कर देते हैं और अकेलापन चुन लेते हैं। और अकेलापन हमेशा ही आपके लिए ठीक नहीं होता है, सैडनेस का रीज़न होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ईगो 7 नंबर, अटैकिंग टेंडेंसी। किसी से अगर कुछ गलती हो गई सामने से तो उसके ऊपर अटैक कर दो, और बहुत ही भयंकर वाला अटैक।
जब इस टाइप का ईगो किसी के अंदर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा, उसके अंदर एंगर इशू होता है। वो आवेश में आके बहुत ही क्रोध में बातें करता है और बहुत ही अभद्र भाषाओं का भी यूज़ कर सकता है। उसके मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल सकता है और उसका ऐसा बिहेवियर एक बार नहीं बहुत बार होता है और उसके आसपास के लोग उसके इस बिहेवियर से डरे रहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में जो राइटर है वो कहते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा कर लेते हैं मान लीजिए, तब आपकी चेतना में देखिए क्या होता है। आपका गुस्सा करने का कारण ज़रूर वाजिब होगा, लाजमी होगा, परंतु जैसे ही आप संवेदनशीलता खो करके किसी पे बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ आपकी आत्मीयता, मतलब अंदर का जो संबंध है, आपका इनर रिलेशनशिप, आपका जो फ्रेंडशिप, अपनेपन का भाव, वो टूट जाता है। और इस सुंदर भाव को पुनः मतलब वापस पाने के लिए आपको बहुत सारा फिर से प्रयास करना पड़ता है, या हो सकता है कि ये कड़ी फिर से जुड़े ही ना। और इससे भी बड़ी बात, इतना ज़्यादा एंगर दिखाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील होता है और आप खुद को अंदर ही अंदर से कोसने लगते हैं। मतलब ईगो से ही रिलेटेड आपके अंदर और ज़्यादा नए इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। मतलब ओवरऑल यहाँ पे एंगर इशू की बात करी जा रही है कि जो बहुत ज़्यादा लोगों में एंगर इशू होता है वो भी ईगो का ही एक फ्लेवर है, एक टाइप है। नेक्स्ट ईगो टाइप, कंप्लेनिंग टेंडेंसी। कुछ लोगों के अंदर कंप्लेन करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। लाइफ में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब ठीक है, ये ईगो अंदर सोता रहता है आराम से, बट जैसे ही कुछ गलती होती है, गड़बड़ी होती है, तो एकदम से ये ईगो जाग जाता है और शिकायतें करना, आरोप लगाना दूसरे पे, ये सब शुरू हो जाता है। दूसरों को गलत साबित करना कि आपने ही करा, आपने करा, आपने की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये कंप्लेनिंग टेंडेंसी है, क्योंकि गलतियां ढूंढने वाला, नुक्स निकालने वाला इंसान, शिकायत करने वाला इंसान हमेशा लोगों की नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देता है, हमेशा दूसरों की गलतियां ही निकालता रहता है। अच्छे से अच्छे माहौल में जाए तब भी वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ कमी दिख जाती है। अच्छे पर्सन से मिले जब भी उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी दिख जाती है। मतलब कि उसका ध्यान बहुत ज़्यादा गलतियाँ, दूसरों की गलतियाँ निकालने में होता है कि आपके अंदर ये कमी, ये कमी, ये कमी, गिनवाते रहते हैं कमियाँ बस। राइटर कहते हैं कि इस टाइप के ईगो से जो इफ़ेक्टिव इंसान है वो सिर्फ दूसरों के अंदर कमियां निकालता रहता है। अच्छे से अच्छे माहौल में भी वो रहता है तो सिर्फ कमियां निकालता है। बहस होने पे वो सिर्फ खुद को सही साबित करने के चक्कर में और दूसरों को गलत साबित करने के चक्कर में सिर्फ होता है, और इससे उसको एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि खुद की प्रशंसा सुनना। जब किसी प्रॉब्लम पे कोई डिबेट छिड़ता है तो वहाँ पे उसको समाधान निकालने में या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि ये समस्या सुलझ जाए। बस उनको इंटरेस्ट ये होता है कि कैसे हम सामने वाले को गलत साबित करें। उनको ना प्रॉब्लम सुलझाने में इंटरेस्ट होता है और ना प्रॉब्लम को क्लियर करने में इंटरेस्ट होता है। वो बस आप क्लियर करते जाएंगे, वो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स या गलती निकाल देंगे, आपको कुछ एक नया उसमें स्पष्टीकरण दे देंगे, उसमें कुछ नुक्स निकाल देंगे और आपको कहेंगे नहीं कुछ और सोचिए, और फिर आप परेशान ही रहेंगे। उनके साथ बात कभी स्पष्ट हो ही नहीं सकती। वो अपने आप को बस सही साबित करने में लगे रहते हैं और थोड़ा सा उनको वाहवाही मिल जाए कि हाँ भाई आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो या आपने सही पकड़ा बातों को। और अगर उनसे कहा जाए कि भाई आप ही कुछ समस्या का प्रॉपर समाधान निकाल दीजिए, तो उनके पास कोई प्रॉपर समाधान भी नहीं होता जिससे सब सेटिस्फाई हो जाएं। या फिर लोग अगर उनसे सेटिस्फाई हो गए हैं, ये दिखाते भी हैं, तो सिर्फ इसलिए ताकि वो शांत हो जाए, इस बात को ही ख़त्म किया जाए, नहीं तो ये वाद विवाद चलता रहेगा। तो देख रहे हैं आप लोग, ये कितनी डीप बातें हैं, कितनी डीप चीज़ें हैं जो अक्सर हम लोग नोटिस नहीं करते हैं अपने अंदर और समझ नहीं पाते हैं कि ये ईगो ही है जो ये है हमारे अंदर। चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है बीइंग जजमेंट, मतलब किसी को जज करना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कंप्लेन करना, किसी के अंदर नुक्स निकालना, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जज करने वाला इंसान किसी के बारे में कुछ ऐसी गलत धारणा अपने मन में पहले से सोच लेता है या बना लेता है और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है हमेशा, और उसी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को बार बार जज करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी ने किसी के बारे में ये राय बना ली कि नहीं ये तो गलत है, अब उसके बाद वो कितना भी सही करे, या इस वक्त वो मान लीजिए उस वक्त गलत था लेकिन अब सुधर गया, वो बहुत सारी चीज़ें सही भी करे, फिर भी वो उसको नहीं मानते हैं, वो हमेशा उसको उसी जजमेंट के अनुसार लेते रहते हैं। और आपने देखा भी होगा जैसे हम किसी को जज कर लेते हैं तो उनकी कोई तारीफ़ करता तो वो भी चीज़ बुरी लगती है कि नहीं वो तो ऐसा नहीं है, तो फिर मतलब आप क्यों तारीफ़ कर रहे हो या आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने राय बनाई ना उनके बारे में। ज़रूरी नहीं है कि वही राय दूसरों की भी हो उस पर्सन के बारे में।
आई थिंक किसी को जज करना क्या होता है ये ज़्यादातर लोग बहुत बेटर जानते हैं, तो वो जज करना तो होता ही है, साथ ही ये होता है कि हमने किसी के बारे में कुछ भी राय बना ली और उसी के अकॉर्डिंग हमेशा उसको जज कर रहे हैं। नेक्स्ट ईगो का फ्लेवर है डूअरशिप, कर्ता भाव। ये भी एक टाइप का ईगो है। ज़्यादातर हम जो अच्छे काम करते हैं उसका क्रेडिट हम तुरंत ले लेते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जिस प्रकार हम अपनी गलतियों की वजह से, की गई गलतियों की वजह से गिल्ट फील करते हैं, उसी प्रकार हम अपने अच्छे कामों के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और कभी कभी अप्रिशिएट करना तो इतना बढ़ जाता है कि वो एक ईगो की तरह हो जाता है कि मैं हूँ बहुत कुछ, या मैंने ये किया, मैंने वो किया। और हम स्वयं की नज़रों में या स्वयं को ही बहुत ज़्यादा महान दिखाने की कोशिश, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने आप को अच्छा और महान समझ रहे हैं। प्रॉब्लम तो तब आती है कि इस अहंकार वाली प्रवृत्ति के कारण कि हम अपने आप को महान समझ रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को यहाँ पे छोटा समझने लगते हैं, दूसरों को अपने से कम समझने लगते हैं, और वहीं पे ईगो हमारे अंदर हावी होने लगता है। हम अपने आप को महान और दूसरों को हमसे छोटा समझने लगते हैं। इसको ही ईगो बोलते हैं। पुराने समय में कहा गया नेकी कर दरिया में डाल, इसीलिए कि आप किसी का भला करो और उसको दरिया में डालो, भूल जाओ। नहीं तो क्या होगा, ईगो आ जाएगा हमारे अंदर कि हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो इतना महान काम कर रहे हैं, हमको तो तारीफ़ें मिलनी चाहिए, हम तो इस चीज़ के काबिल, उस चीज़ के काबिल। और ये चीज़ तो एक हद तक ठीक रहती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती, कभी कभी हमको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। फिर क्या, ये ईगो हो गया। अब डीएम रन करेंगे, ईगो आ गया तो। चलिए अब लास्ट वाला, सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थीपन। ये भी ईगो का एक टाइप है। ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये हमेशा कोई बाहर दिखाता नहीं, ये छुप के चीज़ें अंदर होती हैं, मतलब छुपी हुई होती हैं आपके अंदर। सुबह से लेकर शाम तक या दिन भर में आप जो भी कार्य करते हैं अपने ज़िंदगी में, उसमें आप सोचते हैं इसमें मेरा क्या लाभ है, मैं इसको क्यों करूं, मैं उससे क्यों मिलूं, मैं उससे क्यों बात करूं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, इसमें मेरा क्या लाभ है। ये हो गया सेल्फ सेंटर्डनेस। अब ये काफ़ी डीप बात है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को लगेगा कि ये करना तो ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा मिसयूज़ होगा। तो इसके लिए इसमें जो राइटर हैं ऋषि नित्य प्रज्ञा जी, वो क्या कहते हैं कि देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है, मतलब कि आप ये नहीं करेंगे तो लोग आपका मिसयूज़ करेंगे। बट ये जो फीलिंग है कि आप अपना देखो, आप अपना संभालो, अपना ख्याल रखो, मेरा छोड़ो, ये सब जो कलयुग में ना बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है, बहुत ही ज़्यादा इसको एक नैतिक, मतलब एक अच्छी बात मानी जाने लग गई है। और इसकी वजह से आप लोगों के लिए अपना हार्ट क्लोज कर लेते हैं, लोगों से दूर दूर होने लगते हैं। और फिर योगी जी कहते हैं कि इस चीज़ की वजह से आपके अंदर आवश्यक जो इमोशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के लिए, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब जो इमोशन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की भलाई करने के लिए आपको चाहिए, वो आपके अंदर नहीं रहती है। फिर आप हद से ज़्यादा स्वार्थी होते रहते हैं और सिर्फ अपना 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 ही देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ में जैसे बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ बैलेंस वे में करते हैं तब ये आपका स्वार्थ नहीं हुआ। बट अगर आप बहुत ज़्यादा अपना अपना करते हैं और दूसरों का तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं करते हैं, आपके अंदर दूसरों के लिए इमोशन वगैरह वगैरह, दूसरों का अच्छा करने की भावना नहीं है, तो यहाँ पे इसको एक स्वार्थ की तरह देखा जाएगा। और ये भी एक ईगो का पार्ट ही है। आई, मी एंड माइन, मैं की भावना, इसको ही तो स्वार्थ कहते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो इनमें से बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये ऐसे कैसे, फिर हम ऐसा कैसे करें, फिर वैसा नहीं। आपको इन सभी ईगो को सिर्फ अपने अंदर फाइंड करना है, अपने आप को चेक करना है, इशू को हील करने की कोशिश करनी है। जब आप इसको हील करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितना ज़रूरी है आपके लिए, कितना आप कर सकते हैं और कितना आपको प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है। गॉड आपको खुद प्रोटेक्ट करेंगे। ईगो, जितना लेयर ईगो की हटाना है वो आप हटा लीजिए, जितना आपसे हो सके उतना आप ईगो शटर कर दीजिए और बाकी की प्रॉब्लम्स अपने गॉड को दे दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो आपको सब कुछ निरर्थक लगेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फीलिंग के बेस पे सोचिए, आप मोक्ष की जर्नी में हैं, आपको एक शुद्ध आत्मा बनना है,
भगवान को देखिए किस तरीके से वो ईगो फ्री रहते हैं, एंजल्स को देखिए किस तरीके से ईगो फ्री वो सबकी हेल्प करते हैं। आपको अगर एंजल ही बनना है तो आपको वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी होगी, धीरे धीरे करके आएगी, सारी एक साथ नहीं आएगी, पर प्रयास तो कीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग ही करेंगे तो फिर सुधरेंगे कैसे, ईगो को अपने अंदर ख़त्म कैसे करेंगे। आप ही के अंदर बहुत ज़्यादा, जिस किसी के अंदर ईगो है तो वही ईगो डीएम भी मिरर कर रहे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2, इन सारी चीज़ों में बैलेंस कैसे बनाना है, इसको हील कैसे करना है, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ में, एक बार फिर से वीडियो सुन लेगा। सारी चीज़ों को नोट करके आप इसको खुद से भी हील करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साई।